गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से राजस्थान के कोई भी एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट कैसा है राजस्थान का। तो क्लाइमेट हम लोग देखते हैं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो ऑथेंटिक और जिसको साइंटिफिक रीजन से उसको डिक्लेयर किया जाता है वो क्लाइमेट अपन देखते हैं। ठीक है, तो जलवायु, अब राजस्थान है, आपको पता है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थिति जो है वो देश में कैसी है, देश के अंदर स्थिति कैसी है, स्थिति जो अपन देश में देखते हैं तो देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी में। ठीक है, यदि आप अक्षांशों की बात करोगे तो अक्षांश सारे इसके अंदर से उत्तरी अक्षांश निकलते हैं, और देशांतर की बात करोगे तो देशांतर, पूर्वी देशांतर इसके अंदर से निकलते हैं। तो यदि देशांतरों की बात करोगे तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांश की बात करोगे तो उत्तरी अक्षांश के अंदर राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, देश का एक सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। हमने देखा कि इसके 4 भागों में, प्राकृतिक भूभागों में बांटा था। तो लगभग वो 4 भूभाग जो प्राकृतिक भूभाग है उसके अंदर कहीं न कहीं आपकी जलवायु टच करेगी। ठीक है, तो जलवायु की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा होती है कि किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं। परिभाषा क्या है, किसी स्थान की, किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत होती हैं ये। ठीक है, इनका औसत निकाला जाता है। दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, वहां की जलवायु कहा जाता है, वहां की जलवायु कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं उनको वहां की जलवायु कहा जाता है। अब वायुमंडलीय दशाओं में क्या क्या आता है, वायुमंडलीय दिशाओं के अंदर आता है आपका तापमान। तापमान कैसा है यहाँ का, आर्द्रता कैसी है यहाँ की, आर्द्रता कैसी है यहाँ की। ठीक है, आर्द्रता कैसी है, तापमान कैसा है, वायुदाब कैसे हैं, पवन कैसी चल रही है, ये सारी चीजें आती है। वायुदाब आती है और पवन आता है। ठीक है, इन चारों चीजों से डिसाइड होता है कि वहां का, और जो ये होता है ना आपकी जलवायु, ये औसत जो इसका निकाला जाता है लगभग 30 वर्षों से अधिक का निकाला जाता है। 30 वर्षों से अधिक का निकाला जाता है। ठीक है, 30 वर्षों से अधिक का जो होता है वो औसत निकाला जाता है, वो वहां की जलवायु होती है। अब आती है एक मौसम और आता है, छोटा सा मौसम, इसका बच्चा है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, किसी स्थान की, वही परिभाषा है, किसी स्थान की दीर्घकाल की जगह अल्पकाल हो जाएगा, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को, वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान का मौसम किसको कहेंगे, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, अल्पकालीन की बात होती है यहाँ पे। अल्पकाल का मतलब क्या होगा, कुछ घंटे या कुछ दिन जो भी आएंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके वायुमंडलीय दशाओं के अंदर आएंगे और अल्पकाल के अंदर आएंगे। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु जो है वो देखिए कैसी है। राजस्थान जो है इसकी कर्क रेखा यहां से जाती है, कर्क रेखा यहां से जाती है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मान लो जी ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं चित्र बना के इसका। ठीक है, कर्क रेखा जो है उसके उत्तर के अंदर कैसी जलवायु, कर्क रेखा है यहाँ तो उष्ण हो जाएगी, क्योंकि सूरज जो जब उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा के ऊपर सीधा किरणें आएंगी, सीधी किरणें आएंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धूप खूब पड़ेगी, तो ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये यहाँ का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंध में उष्ण जलवायु है। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्र है इसकी जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है। और ये जो पूरी क्षेत्र की रह जाती है तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई, उष्ण हो गई, उष्ण कटिबंध। कटिबंध वही होता है आपका ग्लोब में कौन से क्षेत्र में आता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अब ये जलवायु जो है ये सारी की सारी मानसून के ऊपर भी डिपेंड करती है और रेगिस्तान पे भी डिपेंड करती है, तो इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहेंगे। ठीक है, ये मानसूनी टाइप की जलवायु है। ठीक है, मानसूनी की जलवायु है,
इसलिए इसको मानसूनी जलवायु कहेंगे। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और यदि दक्षिण राजस्थान की पूछ ली जाती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु कैसी है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा लगभग प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है उसकी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, केवल उष्ण जलवायु है, उष्ण कटिबंध जलवायु है। और यहाँ की उष्ण कटिबंध की मानसूनी टाइप की जलवायु है। या इसको क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र में 6 महीने की गर्मी, थोड़ा ऋतुओं का फर्क रहता है, सर्दी भी रहती है, गर्मी भी रहती है। तो इसलिए इस क्षेत्र के अंदर उष्ण और उसका थोड़ा सा एक उपोषण बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? उपोषण भी बोल सकते हैं, उपोषण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी वही है, उपोषण जलवायु जो है वो भी वही है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोषण जलवायु। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये अपना 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलेंगे। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण वाली जो होती है उसको मकर रेखा, उत्तर वाली को कर्क रेखा बोलेंगे। इस जो क्षेत्र के अंदर, इस जो क्षेत्र के अंदर यदि जलवायु है तो वो उष्ण होगी। कैसी होगी वो जलवायु? उष्ण जलवायु होगी। ये ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश आ रहा है, इस मैप के अंदर पूरी जो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश आ रहा है या कोई क्षेत्र आ रहा है या अपना देश आ रहा है, तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी, उष्ण होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूरज जो होता है 0 डिग्री पे तो हमेशा रहता है, यदि वो उत्तरायण जाएगा तो इस डिग्री पे चला जाएगा, दक्षिणायन जाएगा तो इस पे। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं? दिन रात भी बड़े होते हैं हमेशा, और पूरा खुला दिन होता है, बरसात भी अच्छी होती है, क्लाइमेट जलवायु सारी चीजें अच्छी पाई जाती है। यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाएगी इस क्षेत्र में, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो। अब बात आती है अपना जो राजस्थान है, वो राजस्थान यहाँ पे, अपना राजस्थान कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अपने राजस्थान के अंदर ये तो उष्ण जलवायु हो गई, यहाँ पे कुछ तो इधर से ठंडी आ रही है। आपको पता है ध्रुव पे बर्फ गिरती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव ले लो चाहे दक्षिणी ध्रुव ले लो। ये ध्रुव तक इस क्षेत्र के अंदर शीत आ जाएगा कि बिल्कुल ठंडा है, इसमें भी शीत आएगा। सेम है, ये उत्तर वाला भी ठंडा है तो दक्षिण वाला भी ठंडा है, तो इसको क्या कहेंगे? शीत कटिबंध या शीत प्रकार की जलवायु, शीत कटिबंध कहेंगे या शीत प्रकार की जलवायु। ये क्षेत्र बच गया और ये क्षेत्र बच गया। इस क्षेत्र में जैसी जलवायु होगी वैसी जलवायु इस क्षेत्र के अंदर होगी। तो इन दोनों के अंदर जैसी जलवायु होगी वैसी इन दोनों के अंदर होगी। अब क्या डिक्लेयर करता है अपने आप? ये जो क्षेत्र ये ठंडा है, ये यहाँ पे सूरज आएगा तो ये हल्का गर्म हो जाएगा, तो ये उपोष्ण हो जाएगा, कुछ गर्म और कुछ ठंडा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? उपोषण, उपोषण बोलेंगे, उप उष्ण बोलेंगे। ठीक है, ये क्षेत्र इसमें आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? उपोषण। उप प्लस उष्ण, आधी उष्ण है आधी थोड़ी बहुत ठंडी है। तो ये राजस्थान की जलवायु कैसी हो जाएगी? पहले तो उपोषण हो जाएगी। ठीक है, उपोषण हो जाएगी। फिर यहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान भी जलवायु को डिसाइड करता है। तापमान हमने देखा था कि तापमान है, वायुदाब है, पवने हैं, आर्द्रता है, वो डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे दूसरी प्रकार की जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है यहाँ पे, यहाँ का 61% जो हिस्सा है, 61.11% हिस्सा है वो रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु को समझने का सीधा सा कंसेप्ट यही है कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण दे तो उपोष्ण है, उष्ण दे तो उष्ण है। ये जो क्षेत्र कर्क रेखा के थोड़ा सा हल्का नजदीक आता है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का ये जो क्षेत्र हमने देखा था ये पास में आता है। तो ये किस में आ जाएगा? ये हल्का सा थोड़ा बहुत पास में आने वाला जो क्षेत्र होता है उसको भी कौन सा मान लेते हैं अपन? उष्ण मान लेते हैं। तो इस क्षेत्र की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्ण जलवायु हो जाएगी। और इस राजस्थान की जलवायु जो है वो या तो उपोष्ण जलवायु है, कोई सा भी एक आपके आंसर में आए, उपोष्ण आएगा, उपोष्ण आएगा उसको राइट मारो। दूसरी उष्ण आएगा, उष्ण आएगा तो उसके साथ मानसून जुड़ा होगा, क्योंकि वो मानसून पे उपोष्ण केवल अकेला आ सकता है। और उष्ण आएगा तो उष्ण कटिबंध की जो मानसून जलवायु है, मानसून पे डिपेंड होगी, मानसून जलवायु है। मानसून पे जलवायु क्यों डिपेंड होती है? क्योंकि राजस्थान के अरावली के इस साइड में ज्यादा बरसात होती है, इस साइड में कम होती है। अरावली जो है वो रेगिस्तान के अवरोधक का काम करती है और पूरे देश के महान जल विभाजक का काम भी अरावली करती है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है।
या तो ये आएगा। यदि उष्ण आता है, गर्म अकेला आएगा तो उसके साथ मानसून, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, मानसून होता है। हमारे कोई नदियां तो है नहीं इतनी खास, क्या डिक्लेयर करेगा, मानसून इसको डिक्लेयर कर देगा। यदि उपोषण की आती है तो वो अकेला आएगा, उपोषण की आएगी तो वो अकेला आएगा। उपोषण क्यों है, क्योंकि कुछ ठंडी हवाएं लग जाती है, सर्दियों में ठंड रहती है, गर्मियों में गर्मी अधिक होती है, तो इसलिए इस क्षेत्र की ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में जैसी होगी वो इस क्षेत्र में होगी, इस क्षेत्र के अंदर जैसी होगी वो इस क्षेत्र के अंदर होगी, इसमें जैसी होगी वो इसके अंदर होगी। ठीक है, पृथ्वी की 7 वायुदाब पेटियों में बांट दो। ये लो प्रेशर होता है, बर्फ के अंदर लो होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो आप यहां से हेलो हाई लो आपका हो गया। यहाँ हाई है तो यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये आप जब वायुदाब की पूरी पेटियां पढ़ोगे, पूरे डोल्ड्रम सिस्टम क्या होता है, फेरल नियम क्या होता है, उसके अंदर आप इस चीज को ज्यादा देखोगे। ठीक है, अब आता है अपना जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण जलवायु के ऊपर प्रभाव असर पड़ता है। अक्षांश और देशांतर की स्थिति, अक्षांश और देशांतर की स्थिति। ये अक्षांश, ये आपके अक्षांश है, यू पड़े वाले अक्षांश है और खड़े वाले जो हैं वो देशांतर हैं। ठीक है, फिर समुद्र तट से दूरी, कि समुद्र तट राजस्थान के तो कहीं समुद्र तट लग ही नहीं रहा। अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है, उत्तर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की है। फिर मृदा और वनस्पति की संरचना, मृदा की संरचना क्या है वो देखते हैं अपन, और समुद्र तल से ऊंचाई क्या देखते हैं। ठीक है, अब इनको खोल के देखते हैं एक एक को। ठीक है, ठीक है, अपन देखते हैं अक्षांश और देशांतर की स्थिति। अक्षांश 23.3 से स्टार्ट होते हैं। अक्षांश कौन से, पहली बात तो अपने अक्षांश जो है वो उत्तरी है। अक्षांश जो है राजस्थान उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। उत्तरी अक्षांश में कहां से स्टार्ट होता है, 23.3 से 30.12 तक, 23.3 डिग्री से 30.12 तक। अंतर कितना है दोनों में, 7.9 डिग्री का, 9 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ठीक है, लंबाई कितनी है उत्तर और दक्षिण की, उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है इसकी, उत्तर से लेके दक्षिण जो है उसकी लंबाई कितनी है, उत्तर और दक्षिण की कितनी है, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। अब आता है देशांतर। देशांतर जो है वो कौन से देशांतर है, मात्र राजस्थान के अंदर एकमात्र देशांतर निकलते हैं, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से समय निर्धारित होता है, इससे समय निर्धारित होता है। निर्धारित किससे होता है समय निर्धारित, जो समय निर्धारित होता है वो देशांतरों से समय निर्धारित होता है। ये स्टार्ट कहां से होंगे, यहां से स्टार्ट होंगे। तो ये कितना पूर्वी है, 69.30 ईस्ट से लेके आपके कहां तक चल रहे हैं, 78.17 तक, 78.17 ईस्ट तक चल रहे हैं। इन दोनों के अंतर कितना है, 8.47 देशांतरों का अंतर है, देशांतर का अंतर है। अब यहां से यहां तक की दूरी देखते हैं तो वो कितनी है, 869 किलोमीटर। ठीक है, अब 869 किलोमीटर, यदि दोनों का अंतर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है उन दोनों की जो लंबाई चौड़ाई का अंतर राजस्थान का कितना रहा है, तो अंतर आप देख लो कितना रहा है, 869 माइनस 826 कितने बचे, 43 किलोमीटर का अंतर रहा है। अब बात रही कि राजस्थान के अंदर समय कितना, यदि पूर्व से पश्चिम तक सूरज को आने में कितना समय लगता है, यदि यहाँ पे इतना समय हो रहा है तो यहाँ पे कितना फर्क मिलेगा, अंतर कितना है। राजस्थान में समय का अंतर की बात करते हैं, समय के अंतर, समय का अंतर कहां से, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का। तो देखिए एक देशांतर बराबर क्या होता है, 4 मिनट का फर्क होता है। एक देशांतर जहां गुजरता है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जो दूरी होती है, दूरी तो 111 किलोमीटर की होती है, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। उनके अंदर अंतर जो होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। तो 8 है तो 8 गुणा 4 बराबर 32 मिनट तो सीधी होगी, और 47 है लगभग इसको 50 मान लेते हैं, आधा मान लेते हैं तो 2 और बढ़ जाएगा, तो 34 जो मिनट है उसका अंतर आपको राजस्थान में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसका अंतर आपको राजस्थान में मिलेगा। तो राजस्थान की अक्षांश और देशांतर की स्थिति हमने देख ली। अक्षांश पूर्वी मतलब अक्षांश जो है वो पूर्वी उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और देशांतर पूर्वी देशांतर है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वो या तो शीतोष्ण है, उष्ण उपोष्ण को भी वही है, उपोष्ण थोड़ा गर्म और ठंडा, शीतोष्ण शीत और उष्ण दोनों एक ही बात है। उपोष्ण शीतोष्ण बोल दो उसको, या उष्ण कटिबंधीय बोल दो,
लेकिन उष्ण कटिबंध के साथ कैसी आएगी, मानसूनी जलवायु आएगी। और राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये गर्म क्षेत्र के अंदर है, कर्क रेखा के नजदीक है, तो यहाँ की जलवायु उष्ण जलवायु है। अब एक लाइन के अंदर राजस्थान की जलवायु अपने को लिखना है, तो एक लाइन के अंदर अब आती है बात कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, ये हमें एक लाइन के अंदर आंसर देना है। राजस्थान की जलवायु कैसी, राजस्थान की जलवायु दक्षिण राजस्थान के अंदर कैसी है, उष्ण है, उष्ण है। उत्तरी पूरे जो बच गया उस राजस्थान में या तो आप उपोष्ण नाम लिख दो या शीतोष्ण नाम लिख दो, कोई सा भी लिख दो, उपोष्ण लिख दो या शीतोष्ण लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किस टाइप से ये उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर राजस्थान की जलवायु क्या है, उष्ण उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, या फिर ये लिख दो आप उष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो इसके लिए ज्यादा ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तापमान की वजह से ठंडा रहता है, हम शीत कटिबंध के अंदर जाते नहीं है। शीत कटिबंध में कहां से जाएंगे, ये तो 23 ही है ना, 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपरी तो है अपन, है ना, इसके ऊपर 30 से और ऊपर 66 के ऊपर जाएंगे ना अपन, 66.5 डिग्री से नॉर्थ में जाएंगे, तब जाके हमारी शीत के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे शीत नाम लिखना इतना स्वाभाविक नहीं है, कुछ किताबों में शीतोष्ण कटिबंध लिख रखा है, वो सरासर गलत है। यदि आप पूरे इंडिया का जलवायु विभाजन, पूरी दुनिया का जलवायु विभाजन करते हो तो वहां पे वो गलत है, शीतोष्ण कटिबंध में हम नहीं आते, केवल रेगिस्तान है, मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम शीत कटिबंध में इस टाइप से नहीं आते। यदि रूल रेगुलेशन और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज से देखें तो हम उष्ण उपोष्ण प्रकार की हमारी जलवायु है। 100% आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण है, क्योंकि ये भी जोड़ना पड़ेगा, राजस्थान का हिस्सा है, और इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कैसी है, उपोष्ण प्रकार की है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण उपोष्ण प्रकार की जलवायु, ठीक है। अगला है अपनी जो है वो प्रभावित करने वाले कारक में समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी कितनी है, कोस्टल एरिया कितनी दूर है हमारे पास। हमारा राज्य कैसा है, लोकलैंड राज्य है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, हमारे राज्य के कोई भी समुद्र नहीं लगता, समुद्र, इसलिए समुद्र का प्रभाव यहाँ पे क्या है, कम है समुद्र का प्रभाव। अरब सागर हमसे कितना पड़ता है, 400 किलोमीटर पड़ता है, अरब सागर हमसे 400 किलोमीटर पड़ता है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 3000 किलोमीटर है, लेकिन जो गुजरात का कच्छ का खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी भी गुजरात के अंदर है, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात के अंदर है, अरब सागर भी गुजरात के पास वाला एरिया है, तो हमारे नजदीक यही लगता है। तो कम से कम 225 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी लगती है, तो हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल और राजस्थान, यदि आप मैप में देखोगे तो एक ही अक्षांश पे आपको मिलेंगे। अक्षांश कौन से हैं, ये वाले अक्षांश हैं और ये वाले देशांतर हैं, आपको पता ही है। तो आप वेस्ट बंगाल और राजस्थान को देखोगे तो एक ही अक्षांश में मिलेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल की जलवायु क्या है, आर्द्र है। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, 3 साइड से यहाँ पे पानी है, पानी मतलब समुद्र के पास है। और राजस्थान क्या है, दूर है, दूर है तो क्या हो गया, क्योंकि वहां से जो मानसूनी पवने आएंगी तो वो सूखी हो जाएंगी यहाँ तक पहुंचने में। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क है, ठीक है, कर दे चलो, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्या दिखाती है, ये जो है अपन ने देखा था कि यहां से लेके अपनी ये जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। तो ये जो अपना जो अरब सागर का जो है यहां से जो निकलेंगी वो तो इसके समानांतर निकल जाएंगे, समानांतर निकल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टकराव होगा, टकराव होगा, वहां तो बरसात होगी, इसके समानांतर निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क। यदि ये अरावली इस साइड से होती तो ये राजस्थान का रेगिस्तान नहीं होता, ये दुनिया की सबसे खुशनसीब जगह जिसको हम कुछ फूलों की घाटी टाइप से विकसित कर देते, लेकिन ये इस टाइप से तो निकल जाती है। आगे अवरोध का काम क्या करेगी, शिवालिक की पहाड़ियां करेंगी, शिवालिक की जो पहाड़ियां होंगी वो यहाँ पे अवरोध के कार्य करेंगी और आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर बरसात करवाएंगे, और हमारे ये समानांतर निकल जाती है, इसलिए ये क्षेत्र क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। आगे कह रहा है कि ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र वो क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। अब इधर से जो अपना पूरे देश के अंदर टकरा के जब आपकी ये बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा, मानसून जब उठेगा तो ऊपर गारो खासी, जयंतिया, नागा, पटकाई, मिजो हिल्स के अंदर टकरा के घेर घुमायर में 7 प्रकार की, फिर ये जो रेगिस्तान है यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि जहां कम प्रेशर हो जाता है तो वो पवने अपनी तरफ खींचती है, तब ये अपनी तरफ खींचेगी। तो ये आपका बंगाल से लेके और राजस्थान अंत तक आते आते वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो इस टाइप से जैसे जैसे राजस्थान के या देश के पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो जनघनत्व भी कम पाया जाएगा, फसलें भी कम पाई जाएंगी और मानसून क्षेत्र जो है वो भी कम मिलता जाएगा। तो यहां तक आते आते ये क्या हो जाता है, नगण्य हो जाती है, बहुत कम बरसात होती है, ठीक है। तो ये
लेकिन ये जब उसके अंदर क्या करती है, अवरोधक का काम कर देती है, यहां टकराती है, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। इस क्षेत्र के अंदर कौन से में, पूर्वी क्षेत्र के अंदर और दक्षिण पूर्वी के अंदर, पूर्वी जो क्षेत्र है पूरा ये क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी ये क्षेत्र है, इसके अंदर बरसात करवा देती है। तो अरावली का इसके अंदर ये रोल रहता है मानसून में, जलवायु में। ठीक है, अब आता है अपनी धरातल की स्थिति कि धरातल उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, पहाड़ है या पठार है, कैसी स्थिति है। यदि हम 165 मीटर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायुमंडल के अंदर, तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि हम 32 मीटर नीचाई जमीन के अंदर गहरे जाते हैं, 32 मीटर गहरे जाते हैं, तो वहां 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई जो है राज्य की वो समुद्र तल से कितनी है, 350 मीटर। मैंने समुद्र तल बताया था, नापने का आधार क्या है। ठीक है, अरावली जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। तो अरावली की 930 है, मान लीजिए 165 के ऊपर कितनी हो रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है, तो 650 के ऊपर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो लगभग 300 और बच गया, उसके अंदर 2 डिग्री, तो कितना, 12 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, अरावली के ऊपर रहने वाले लोग अपने से जमीन पे रह रहे हैं, उससे 12 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा वहां का। तो वहां का जो तापमान होगा, क्योंकि तापमान जो होता है जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है, ठीक है, तो 12 डिग्री कम हो जाएगा। अब ये बात इसमें कहा है कि झालावाड़ और माउंट आबू एक ही अक्षांश पे हैं। ये जो आपका माउंट आबू है यहाँ का और ये जो झालावाड़ है ये एक ही अक्षांश पे है, लेकिन झालावाड़ जो है वो जमीन के ऊपर है और माउंट आबू चोटी के ऊपर है। तो चोटी के ऊपर है तो ये इसका क्या मिलेगा, तापमान कम मिलेगा, तापमान जो है वो कम मिलेगा और बतौर इसका तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं, वनस्पति किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है, मृदा या वनस्पति किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर वनस्पति कम पाई जाती है, मिट्टी रेतीली पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शुष्क जलवायु मिलेगी। ये जो है ये प्योर शुष्क जलवायु मिलेगी। और दक्षिण पूर्व का जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वनस्पति अधिक है, तो यहाँ की जलवायु क्या मिलेगी, या तो आर्द्र मिलेगी आपको या बहुत ज्यादा आर्द्र मिलेगी, अति आर्द्र मिलेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई क्या कह रही है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो हमने देख लिया था कि जितना ऊंचा रहोगे ठंडा रहोगे, 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और नीचे यदि गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर की जो गहराई के अंदर जाते हैं वहां पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। आगे आती है राजस्थान की जलवायु की विशेषता कि अपने राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है। राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क है, शुष्क है, अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पूरी शुष्क हो जाएगी, इस क्षेत्र के अंदर पूरी अर्धशुष्क हो जाएगी, अरावली की इस साइड में पूरी पश्चिम साइड में शुष्क हो जाएगी, अर्धशुष्क और शुष्क हो जाएगी। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, राजस्थान के अंदर वर्षा जो होती है उसकी अपर्याप्तता होती है, अनिश्चित वर्षा होती है, जिसकी वजह से सूखा और अकाल की स्थिति बनी रहती है कि राजस्थान में हर 2-3 साल के अंदर एक अकाल पड़ता रहता है। वर्षा जो है वो जून और सितंबर तक की होती है, मात्र 3 माह के अंदर। वर्षा जो स्टार्ट होगी, स्टार्ट कब होती है, 1 जून से होती है। कहां से होती है, केरल तट से, केरल तट से स्टार्ट होती है 1 जून तक। फिर ये अपने तक आने में अपने कितने तक आती है, 15 जुलाई तक आती है, 15 जून तक आती है। राजस्थान तक पहुंचने में लगभग 15 दिन लग जाते हैं, वैसे तो जुलाई मानी जाती है, 15 जून तक आ जानी चाहिए, लेकिन आती नहीं है, वर्षा देर हो जाती है, कभी कभी 1 जुलाई में प्रवेश करती है। लगभग 15 दिन का टाइम जो है राजस्थान तक पहुंचने में लग जाता है। आगे आती है वर्षा, वर्षा का असमान वितरण कि यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, बाकी कम होती है, कुछ जगह ज्यादा कुछ जगह कम होती है। फिर आती है कि जलवायु की ऋतुएं देखते हैं अपन, 3 ऋतु जलवायु को बांट रखा, जलवायु को बांटा है 3 ऋतुओं में। पहली ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से लेके मध्य जून तक चलती है, 2.5 महीने की गर्मी पड़ती है। आगे है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, 2.5 महीने में वर्षा हो जाती है। और अगला तीसरा है शीत ऋतु, इसका ये शुद्ध शब्द है, किसका, शीत प्लस ऋतु का। ये बहुत बार मतलब आपके जो आरपीसी पूछती है शीत ऋतु का जो है संधि विच्छेद, तो वो शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु हो जाती है। ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक ये चलती है। अब हम ऋतु वाइज देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। अब आता है अपना राज्य के अंदर ग्रीष्म ऋतु में राज्य की क्या स्थिति रहती है, राजस्थान के अंदर क्या है। ठीक है, राजस्थान में सबसे गर्म जो माह है वो जून माह है। जून माह जो है वो राजस्थान में भी गर्म है और भारत के अंदर भी सबसे गर्म माह है, जून है। सबसे गर्म स्थान की बात आती है तो वो आपका फलोदी पड़ता है, फलोदी। फलोदी कहाँ है, जोधपुर के अंदर।
जोधपुर। ये क्या है, स्थान की बात कर रहा है। यदि गर्म स्थान की बात कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, फलोदी आएगा। सार्वजनिक दैनिक तापांतर, दिन की बात कर रहा है कि दिन के अंदर तापांतर जो है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर में क्या होता है कि रात को तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और दिन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर एक दिन के अंदर मिलता है। तो सर्वाधिक तापांतर जो है वो जैसलमेर के अंदर है। और न्यूनतम दैनिक तापांतर कहां होगा, यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है आपके डूंगरपुर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे दिन में भी लगभग उतना ही रहता है और रात को भी लगभग यहाँ पे 35 से 40 डिग्री रहता है। 35 से 40 डिग्री जो है वो दिन में भी इतना ही रहता है और रात को भी, क्योंकि ये कर्क रेखा के पास में है। ये स्थिति जो है कर्क रेखा के पास होने की वजह से डूंगरपुर का तापमान दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। सर्वाधिक वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक क्या आते हैं, ये दोनों दैनिक है, दिन के हैं, और ये वार्षिक है। वार्षिक तापांतर की बात आती है तो चूरू की आती है। चूरू क्या होता है, हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है। हिमांक समझते हो ना, जिस बिंदु पे पानी जम जाता है, ठीक है, हिमांक बिंदु पे। और गर्मियों के अंदर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है। तो वार्षिक यदि देखा जाए तो चूरू का है, और यदि न्यूनतम वार्षिक तापांतर देखा जाए तो वो डूंगरपुर का है। डूंगरपुर कर्क रेखा के पास में है, इसलिए लगभग बराबर सिक रहता है। जैसे आप क्या होता है, बंबई से नीचे साउथ में जाओगे इंडिया के अंदर, हैदराबाद बंबई का वो जो बेल्ट आप लेके चलोगे, साउथ में जाओगे तो वहां लोगों के पास रजाइयां नहीं है, क्योंकि वहां पे ठंड नहीं पड़ती। इक्वेटर के पास में है वो भूमध्य रेखा के, इसके विषुवत के पास में है, तो विषुवत के पास में रहने से तापमान बराबर रहता है। और जैसे यहाँ पे यदि चंडीगढ़ से ऊपर चले जाओगे तो उनके घरों के अंदर पंखे नहीं होते, क्योंकि पहली बात तो वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो ताप वैसे कम हो जाता है उनका। दूसरी बात, वहां पे बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल वगैरह जो होती है, इसलिए ऊंचाई की वजह से वहां पे ठंड रहती है, ठीक है। दूसरी, उसके जो अक्षांश है वो बढ़ भी जाते हैं, तो अक्षांश बढ़ने से क्या हो जाती है, वहां पे ठंड रहती है। तो वार्षिक तापांतर की बात आएगी तो डूंगरपुर की आएगी। सबसे गर्म दिन आपको पता है 21 जून है। 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो ये पूरे उत्तरी गोलार्ध की पूरी दुनिया, जो आधी दुनिया आ जाती है उत्तरी गोलार्ध की, उसके अंदर दिन बड़ा होगा, ठीक है। और 21 जून को 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर जो है उस दिन क्या होगा, आपका दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा। 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है, 21 जून को दिन बड़ा होता है और 22 दिसंबर को रात बड़ी हो जाती है, ठीक है। आंधियां जो हैं वो सबसे ज्यादा आंधियां आपके गंगानगर में चलती हैं। आंधियों का ये बेल्ट है, लगभग इस बेल्ट में तो चाहेंगे जाएंगे इस बेल्ट में, लेकिन यहां थोड़ी कम हो जाती है और फिर इस टाइप से ये इस क्षेत्र में कम हो जाती है। तो झालावाड़ के अंदर तो मात्र 3 दिन आंधियां आएंगी और गंगानगर के अंदर 27 दिन आंधियां आती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां कहां आती हैं या सबसे कम कहां आती है। अब एक आती है लू। लू क्या होती है, ये स्थानीय पवन है और शुष्क पवन है। गर्म पवन जो है थार मरुस्थल की स्थानीय पवनों को, जो शुष्क मरुस्थल की थार मरुस्थल जो है उसकी स्थानीय पवन जो शुष्क होती हैं, गर्म होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्थानीय भाषा में लू बोलते हैं, ठीक है। आगे अपना आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ये मध्य जून से सितंबर तक होती है, 2.5 महीने की होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो 3 टाइप के मानसून निकलते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में 2 टाइप के मानसून निकालते हैं। तो वो भारत का जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत वेरी क्लियर इसको पढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून हमने देखा था कि फेरल नियम से कैसे मानसूनी पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मिल जाती हैं, फिर केरला तट के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है, फिर अंदर जाके फिर उस क्षेत्र को थोड़ा बहुत भिगोता है वेस्टर्न घाट को, फिर आगे जाके शुष्क हो जाती है, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता है, पानी उठा के गारो खासी जैंतिया नागा पटकाई मिजो हिल्स के अंदर टकरा के फिर अपनी थार मरुस्थल की साइड में किस टाइप से आता है, ठीक है। तो मानसून राजस्थान में सर्वाधिक, ये राज्य की स्थिति है, राज्य की अपने की क्या स्थिति है कि मध्य जून सितंबर तक वर्षा ऋतु चालू होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होगी, पूछा जाता है बहुत बार कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है या फिर इसको यदि ये पानी कहां से उठाती है, बंगाल की खाड़ी से उठाती है, बंगाल की खाड़ी से उठाती है। तो कोई सा भी नाम दे दो, दोनों सही है। यदि बंगाल की खाड़ी की बात पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा जो मानसून होगी वो कौन से होगी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से, एक ही नाम दिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। वर्षा जो है वार्षिक वर्षा राजस्थान
राजस्थान की वार्षिक वर्षा जो है वो 57.7 सेंटीमीटर है, और यदि इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 576 मिलीमीटर वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी है राजस्थान की? 57.7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम है और यहाँ पे 100 से अधिक है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो दोनों का यदि पूरे राजस्थान का कॉमन यदि औसत निकालते हैं तो 57.7 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, औसत वर्षा है। अब बात आती है अरब सागर का मानसून। अरब सागर का जैसे ही मानसून उठेगा तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करेगा। बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करके अरावली पर्वत के समानांतर चला जाएगा, फिर आगे शिवालिक पहाड़ियों से टकरा के पंजाब और जो हिमाचल का एरिया है उसके अंदर बरसात कर देगा। तो जो अरब सागर मानसून की शाखा का यदि आएगा तो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहां करेगा? यहां करेगा। किसमें करेगा? बांसवाड़ा में करेगा। आगे आता है सर्वप्रथम प्रवेश बांसवाड़ा में करेगा। अब बात आती है सेकंड मानसून की, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है और वो पूरा भारत को घूमते हुए आता है, तो हमारे पास सबसे लेट पहुंचता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून दूसरा मानसून है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान की बात हो या देश की बात हो, सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर वर्षा कौन सा कराता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून करवाता है। फिर ये अरावली, यहां से आपकी अरावली हो जाती है, ये क्षेत्र अरावली हो जाती है, तो इस क्षेत्र में अरावली इसको रोक लेती है, तो ये क्षेत्र क्या रहता है? छाया वृष्टि रहता है। वृष्टि छाया बोल दो या वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है। इस क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं होती, तो राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के पाया जाना किसका उदाहरण है? वृष्टि छाया क्षेत्र का, अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र का एक उदाहरण है। पश्चिमी अरावली क्षेत्र में ये वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र में बरसात नहीं होती, बहुत बार पूछा जाता है। आगे है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है, ये बड़ा कॉमन है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो आपका झालावाड़ है, और जो स्थान की बात करेंगे तो वो माउंट आबू की बात करेंगे। यदि माउंट आबू के अंदर 365 दिन के अंदर 48 दिन बरसात होती है, झालावाड़ में लगभग 37 से 40 दिन बरसात होती है। ठीक है, 37 से 40 दिन झालावाड़ में बरसात होती है, माउंट आबू के अंदर 48 दिन बरसात होती है। सबसे ज्यादा बरसात वाला स्थान पूछे माउंट आबू है, सबसे ज्यादा जिला पूछे बरसात वाला तो आपका झालावाड़ है। अब बात आती है न्यूनतम वर्षा वाला। न्यूनतम वर्षा वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर है, और यदि कोई स्थान की बात करें तो वो समगांव है। हमने देखा था कि यहाँ नगण्य वर्षा होती है, नगण्य वर्षा होती है। समगांव कहाँ का है? जैसलमेर का है, जहां पे नगण्य वर्षा होती है। तो ये अरावली जो है ये आपको 50 जो सेंटीमीटर समरेखा में बांट देती है, फिर इसको बीच से बांट लेते हैं तो 25 सेंटीमीटर रेखा में बांट लेते हैं, इधर 25 से कम, इधर 25 से ज्यादा। ये अरावली जो है यहाँ लगभग 50 ऊंचा है, तो वहां पे कुछ ज्यादा हो जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर आपका 100 से ज्यादा हो गया, और ये जो है ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा का हो गया, और ये 80 प्लस का हो गया। ठीक है, 80 से 100 वाला जो झालावाड़ और ये क्षेत्र हो जाता है, तो हम इसको बांटते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे राजस्थान की जलवायु की विशेषता, ये जो अपन देख रहे थे तीसरी शीत ऋतु, हम ऋतु देख रहे थे। ऋतु के अंदर मानसून प्रत्यावर्तन का समय आ जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून उसको कह सकते हैं, या मानसून खत्म होता हुआ समय उसको बोलते हैं। ये अक्टूबर से चलता है। अक्टूबर में क्या होता है? तापमान तो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपना सूर्य होता है वो दक्षिणायन मकर रेखा की तरफ चला जाता है, तो अपने क्या हो जाती है? ठंड बढ़ जाती है, तापमान कम होगा। तापमान यदि कम होगा तो वहां पे क्या होगा? वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि तीसरी चौथी क्लास की किताब के अंदर भी दिया जाता है कि तापमान यदि कम होता है तो वायुदाब बढ़ेगा। ये एक दूसरे के प्रतिरोधी होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होता है कि यदि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पे तापमान बढ़ गया, मान लो सपोज करो तापमान बढ़ गया तो क्या हो जाएगी? यहाँ की जो वायु है ना, उसके ऊपर सूरज से कोई भी चीज प्रकाश पाके क्या करेगी? वो प्रसार करेगी, विस्तार हो जाएगा, उसका प्रसार हो जाएगा। तो इसका प्रसार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये विरल पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो तापमान बढ़ गया तो वायुदाब कम हो गया, और वायुदाब यदि कम हो गया तो तापमान बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ठंड हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है तो वायुदाब, तापमान कम हो जाता है, ठंड हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, तो वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब बढ़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो अपना हिंद महासागर है, हिंद महासागर से ये जो भारतीय क्षेत्र की जो हवाएं है ना, वो लौट के वापस उस क्षेत्र में हिंद महासागर में जाने लग जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में हवाएं जिस रास्ते से मानसून की हवाएं यहां से जाती है ना, उसी रास्ते से वो वापस आ जाती है। और वो कहां तक जाती है? भूमध्य सागर तक जाती है।
भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी बोला जाता है, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप जो है उनके बीच के अंदर आता है भूमध्य सागर। उस सागर से आते टाइम पे ये क्या कर लाती हैं, पानी भर लाती हैं, पानी भर के ले आती है, फिर ये यहाँ पे आती हैं और आके राजस्थान के अंदर और ये आगे तक बरसात करवा देती हैं हल्की हल्की सर्द ऋतु में, जिसको या पश्चिमी विक्षोभ बोल सकते हो, क्योंकि पश्चिम में अपने क्या है, भूमध्य सागर ये है। तो भूमध्य सागर चक्रवात बोल सकते हो या पश्चिमी विभक्त बोल सकते हो। इन दोनों से वहां से बरसात लेके जब आती है वापस मानसून का प्रत्यावर्तन काल आ जाता है, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं। तो जब ये मानसून वापस लौट जाता है तो ये वापस आता है, उसी रास्ते से आता है, तो ये पानी ले आएगा, पानी ले आएगा तो राजस्थान के अंदर क्या करवा देगा, ये माउट करवा देगा। वर्षा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, माउट कहा जाता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है, इसलिए इसको रबी का अमृत भी कहा गया है। कुछ जगह इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कुछ जगह आम्र वर्षा कहते हैं, कुछ जगह चाय बागान की वर्षा कहते हैं, कुछ जगह बारदोली छीड़ा बोलते हैं, सब जगह अलग अलग नाम है। अब आपको पता ही है बंगाल वगैरह क्षेत्र के अंदर इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं, तो यही वर्षा होती है वो। तो रवि का अमृत इसको कहते हैं। अब शीत ऋतु में सबसे ठंडा स्थान, ठंड के अंदर सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, माउंट आबू। आपको पता है यहाँ की जो नक्की झील है जो देवताओं ने अपने नाखून से बनाई थी, नंदी रॉक, टेड रॉक, जो यहाँ पे रॉक्स हैं, चट्टाने, ये क्या हो जाती है, जम जाती है। राज्य की एकमात्र झील तो नक्की झील है जो जम जाती है सर्दियों में। और यदि जिले की बात कर लेते हैं कि सबसे ठंडा जिला कौन सा रहता है, तो वो चूरू रहेगा। चूरू क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे जो हैं वो सबसे कम है, पेड़ पौधे सबसे कम है, मिट्टी है तो मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो चूरू जो है वो सबसे ठंडा जिला हो गया। और स्थान की बात आती है तो आपका माउंट आबू। ये होती है सर्द ऋतु की बात। गर्मी में तो ये आग मिलेगा, सर्दी में ही ठंडा मिलेगा। 22 दिसंबर को हमने देखा था कि सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होगा, दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और 22 दिसंबर को यदि छोटा दिन हो रहा है तो रात सबसे बड़ी हो जाएगी। ये पूरे उत्तरी गोलार्ध में होगा। ऐसा नहीं है कि ये एक राजस्थान पार्टिकुलर स्पेशल होगा, नहीं, ये चाइना में भी यही कंडीशन होगी, ठीक है, रशिया में भी यही कंडीशन होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में जो देश बस रहे हैं, पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान, भूटान है आपका, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कोरोमंडल पे क्या होता है, ये जो लौटता हुआ या शीतकालीन मानसून होता है कोरोमंडल पे कैसे होता है, देखिए मानसून का हल्का सा अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना इंडिया है, सपोज करो इंडिया है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मानसून इधर से टक्कर लगेगी ना, क्योंकि यहां से आपका 8.4 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है उत्तरी अक्षांश से भारत। तो ये जो नीचे का क्षेत्र है ये क्या है, आपका विषुवत है, विषुवत है। तो ये जो विषुवत है ना, यहां से जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं जाएंगी फेरल नियम के तहत, तो अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, दाएं तरफ मुड़ेंगे तो इस कंडीशन में जाएंगे। यहां से ये पानी उठाएंगे तो ये पश्चिमी घाट जो है इसके ऊपर बरसात कर देंगे। फिर ये आपका कर्नाटका का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र वहां पे सूखा छोड़ देंगे। फिर ये आगे यहाँ निकलती है, यहां से ये बंगाल की खाड़ी से बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है। फिर यहाँ पे गारा, खासी, नागो, मिजो, पटकाई, नागा हिल्स जो भी है, उधर से जो अपना हिमालय जो आ जाता है, नामचा बरुआ का जो क्षेत्र आ जाता है, उससे टकरा के ये क्या कर लेती है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर हो जाता है तो ये यहाँ खींचती है, धीरे धीरे बरसात कम होती जाती है क्योंकि पानी उठाने के लिए नहीं होती। तो ये क्षेत्र क्या है, फिर अरावली आ जाती है तो वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से ये शुष्क रह जाता है। फिर क्या होती है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। अब ये वापस आएगी, मानसून वापस आएगी तो इस क्षेत्र में जब तो सूरज क्या था, उत्तर की तरफ आ रहा था, अब सूरज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, आपकी कर्क रेखा की तरफ। कर्क रेखा की तरफ जाएगी तो इस क्षेत्र के अंदर तापमान बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायुदाब बढ़ जाएगा तो ये वायु प्रेशर मारेंगे, यहाँ से वापस आगे इस क्षेत्र में टक्कर मारेंगे, उसी कंडीशन से आएंगे जिस कंडीशन से ये गई है। तो यहाँ भूमध्य रेखा से पानी उठा के लेके आती है, यहाँ राजस्थान में बरसात करवा देती है, इसको माउट बोलते हैं। आगे जाके यहाँ पे आम वगैरह जो होते हैं, आम्र वर्षा बोल देते हैं, यहाँ पे चाय की वर्षा भी बोलते हैं इसको। फिर बारदोली छीड़ा असम के अंदर बोला जाता है, ठीक है। फिर काल बैसाखी जो है बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र में इसको काल बैसाखी बोला जाता है। और यहाँ पे कोपी वर्षा बोली जाती है, कर्नाटका के अंदर कोपी होती है, तो कोपी जो वर्षा होगी वो यहाँ पे कोपी वर्षा कर्नाटका के अंदर बोली जाएगी।
तो फिर ये वापस लौटता है ना, तो यहां से फिर पानी उठाता है, और यहाँ पे कोरोमंडल है, आपका आंध्रा तट है, कोरोमंडल तट है, उसके ऊपर उत्तरी सरकार तट है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो बरसात होगी वो कैसी होगी, शीतकालीन ऋतु से बरसात होगी, शीतकालीन मानसून से बरसात होगी, या फिर मानसून के प्रत्यावर्तन काल में होगी। आपने पता है, आपको रोज रोज अखबार में आते हो साइक्लोन चक्रवात आते हैं या कोई और चीज आती है। तमिलनाडु तट पे आया, तमिलनाडु के तट पे चक्रवात आया, बारिश आई है, तो सर्दियों के अंदर वहां पे आपको क्या मिलेगी, रोज रोज ये न्यूज मिलेगी बाढ़ आने की। ठीक है, तो ये पूरा गेम है, इतना इजी है, बहुत इजी है, ये मैंने आपको बता दिया। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से क्या होता है, आपकी माउंट आती है। शीत ऋतु का सबसे ठंडा स्थान की बात है माउंट आबू है, और यदि जिला की बात आए तो चूरू है। आगे बात आती है 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। फिर कोरोमंडल पर वर्षा जो करवाता है, ये कौन सा करवाता है, ये आपका शीत ऋतु का मानसून करवाता है। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश। राजस्थान जो है उसको भौतिक प्रदेशों में तो 4 में बांटा था, बस जलवायु के अंदर हमने 5 में बांट दिया। किस में बांट दिया, शुष्क जलवायु प्रदेश, ये क्या है आपका ऊपर वाला शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क सेमी एरिड वाला जो क्षेत्र हो गया, अरावली के इस साइड वाला जो हमने 50 से लेके 25 से लेके 50 तक का जो बांटा था, अर्ध शुष्क हो गया। ये 25 से कम हो गया, 25 से कम हो गया। ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया। उप आर्द्र जलवायु की हल्की आर्द्र है और उप आर्द्र जलवायु है, तो ये आपका जो क्षेत्र है अरावली का जो क्षेत्र है उसको उप आर्द्र जलवायु में बांट दिया। आर्द्र जलवायु साउथ अरावली का जो क्षेत्र है, ये आपका झालावाड़ का जो क्षेत्र है, और थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा का छोड़िए, ये जो क्षेत्र है आपका अरावली साउथ अरावली का जो क्षेत्र है, और ये झालावाड़ आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कोटाबंदी झालावाड़ वाले को क्या बांट दिया हमने, उप आर्द्र जलवायु के अंदर बांट दिया। ठीक है, ये आपका उपाद्र हो गया, ये जो क्षेत्र हो गया ये आर्द्र जलवायु हो गया। फिर उष्ण आर्द्र की, ये गर्म है, ये उष्ण भी है और आर्द्र भी है, तो इस क्षेत्र को हमने किस में बांट दिया, उष्ण आर्द्र में। तो देखिए ये आपका कौन सा हो गया, शुष्क जलवायु, ये हो गया सेमी एरिड अर्ध शुष्क जलवायु, ये हो गया उप आर्द्र जलवायु, ये आपका आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये जो आपका आर्द्र जलवायु झालावाड़ का और ये क्षेत्र हो गया। फिर आपका उष्ण आर्द्र बचा है, ये गर्म है ये क्षेत्र, और यहाँ पे उष्ण भी है और गर्म भी है और आर्द्र भी है, गीला भी है, तो इसको उष्ण आर्द्र क्षेत्र में बांट दिया। ठीक है, अब इसका विस्तार करते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है, हम देखते हैं पहला जलवायु प्रदेश में शुष्क जलवायु प्रदेश को देखते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश कहाँ है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, फिर आपके गंगानगर में, फिर आपके चूरू में। इस चारों जिलों के अंदर जो अपन ने पैन लगाया, 5 जिलों के अंदर क्या है, आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ का औसत तापमान रहता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि सर्दियों की बात करें तो यहाँ 8 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पहुंच जाता है। वर्षा जो होती है वो 20 डिग्री से कम होती है, 20 सेंटीमीटर जो वर्षा होगी उससे भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। ध्यान रखना, इसमें गंगानगर का नाम भी है। ठीक है, ये जो अपनी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उसके अंदर गंगानगर का नाम भी इसी के अंदर दिया गया है। वर्षा होगी, सर्दियों में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ की विशेषता है। ठीक है, वनस्पति यहाँ पे कौन सी मिलती है, मरुद्भिद मिलती है। ठीक है, आगे आते हैं अपना अर्ध शुष्क सेमी एरिड आधा शुष्क जो है वो जलवायु प्रदेश। अरावली के पूर्व में, ये अपनी अरावली थी, इसके पश्चिम साइड में अरावली, पूर्वी अरावली जो है इसके पश्चिम साइड में। ठीक है, और पश्चिमी मरुस्थल जो है, ये जो मरुस्थल था इसके जो बीच का क्षेत्र है ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला, इसको सेमी एरिड बोला जाता है। ठीक है, पट्टी के बीच, ये अरावली के बीच में और पश्चिम मरुस्थल के बीच का जो क्षेत्र है उसके अंदर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है। ये आपके जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, तो झुंझुनू, सीकर, फिर आपका नागौर हो गया बीच के अंदर, जोधपुर हो गया, ये क्षेत्र हो गया, पाली हो गया और जालौर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में आता है। औसत तापमान यहाँ का 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों का तापमान 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा जो है इसकी वो 20 से 40 सेंटीमीटर मानी गई है। और यहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं, कांटेदार वनस्पति मिलते हैं। ठीक है, तो इसको स्टेपी भी बोल सकते हैं, स्टेपी जलवायु भी बोला जाता है। स्टेपी ये कहाँ पे मिलती है, ये यूरेशिया में मिलेगी आपको।
यूरेशिया यूरोप और एशिया का जो मिला जुला जो भाग है, उस एरिया के अंदर स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलेगी। घास के मैदानों की बात करते हैं, घास के मैदान, तो आपका प्रेरी कहाँ है? प्रेरी ये यूएसए में है। डाउन्स कहाँ है? डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर आपके जो पंपास है, पंपास कहाँ है? तो वो आपके इसमें अर्जेंटीना के अंदर है। लानोस वगैरह जो भी है वो आपके ब्राजील के अंदर है। सेलवास के जो घास के मैदान होते हैं, तो ये सब जगह अलग अलग इन घास के मैदानों को बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे है राजस्थान के जलवायु प्रदेश में तीसरा है उप आर्द्र। वहां पे आर्द्रता रहती है, उप रहती है, कम रहती है। जलवायु प्रदेश ये सीकर का पूर्वी हिस्सा, जयपुर, ये आपका जयपुर का जो क्षेत्र है, ये सीकर का जो क्षेत्र है, ये जयपुर का जो क्षेत्र है, ये दौसा का जो क्षेत्र है, ये और अजमेर का क्षेत्र जो है, अरावली वाला जो क्षेत्र है उसके पास वाला जो क्षेत्र है, दौसा, जयपुर, अजमेर और सीकर का। वर्षा यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी। इस क्षेत्र के अंदर जो वर्षा है, वो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी। औसत तापमान जो है यहाँ का 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और सर्दियों में यहाँ पे 12 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की है। यदि पूछा जाए कि भारत में, विश्व में या फिर राजस्थान में, कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि विश्व में, भारत में या राजस्थान में कौन सी वनस्पति सबसे ज्यादा है, तो वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति जो होती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। ठीक है, आगे अपना चौथा जो आता है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश का आता है। ये हमने देखा शुष्क है, इसमें वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से कम। इसमें 20 से लेके 40, इसमें 40 से लेके 60, इसमें 60 से लेके 80, और जो 80 तक वर्षा होगी इसके अंदर, 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक। ये क्षेत्र आपका अलवर, ये वाला जो क्षेत्र है अलवर है, ठीक है। फिर आपका भरतपुर का क्षेत्र है, फिर धौलपुर का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाता है धौलपुर का क्षेत्र है। सवाई माधोपुर, टोंक, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ का दक्षिण भाग इसके अंदर पूरा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्षा जो है 60 से 80 सेंटीमीटर होगी। औसत तापमान जो है वो 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और मानसूनी वन, पतझड़ वन यहाँ पे मिलेंगे। अगला जो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये झालावाड़, कोटा, चारों जो आपका कोटा संभाग है वो आ जाएगा। कोटा, बारां, झालावाड़ आ जाएंगे। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये जो क्षेत्र है ये आ जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का ये जो हल्का सा ये जो क्षेत्र है ये इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे अति आर्द्र बहुत ज्यादा बरसात होती है। यहाँ पे 80 से लेके 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। औसत तापमान जो है यहाँ का 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ सवाना मतलब सदा हरित वन यहाँ पे पाए जाते हैं, सदा हरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब वैज्ञानिकों का देखते हैं कौन से वैज्ञानिक ने किस हिसाब से जलवायु को बांटा है, ठीक है। अब आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोपेन का। कोपेन का आरपीएससी बहुत चाह के पूछती है। एक क्वेश्चन यदि जलवायु का आता है तो उसमें कोपेन का नाम जरूर देती है। क्या है? कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? एक तो तापमान के आधार पर, दूसरा वनस्पति के आधार पर। कोपेन का वर्गीकरण जो है वो वनस्पति प्लस तापमान दोनों के आधार पर किया था, ठीक है। कोपेन ने जो जलवायु का जो वर्गीकरण पूछ लिया जाता है किससे किया था, तो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो कोपेन ने तापमान और वनस्पति के आधार पे किया था। आगे कह रहे हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान का यदि बात करते हैं तो 4 भागों में उन्होंने बांटा है। सर्वाधिक क्षेत्र उसने किसको बताया? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को। इस क्षेत्र को देखो, आप मैप में भी देखोगे तो ये जो क्षेत्र है ना, ये सर्वाधिक क्षेत्र पे बताया गया है कि आधा शुष्क है। BSHW, डब्ल्यू का मतलब होता है वार्म, गर्म होता है ना। तो BSHW के अंदर डब्ल्यू जहां पे भी आपको दिख जाए तो सोच लेना गर्म है, और यदि यहाँ पे 2 डब्ल्यू दिख गए तो ज्यादा गर्म वाला है। यदि 1 डब्ल्यू दिख रहा है, अपने तो सीधे से फंडे है ना, लॉजिक लगाना है अपने को, क्या करना है और सही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1 डब्ल्यू है तो ये बीच वाला क्षेत्र हो गया। जिसमें 2 डब्ल्यू है तो ये पाकिस्तान के नजदीक वाला क्षेत्र हो गया। ज्यादा गर्म वाले में 2 डब्ल्यू हो जाएंगे, 1 डब्ल्यू वाले में कम गर्म क्षेत्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा बताया। आगे कहा है AW बांटा है उन्होंने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। जो उष्ण कटिबंध है ये क्षेत्र, क्योंकि ये इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, कर्क रेखा के पास है, तो ये क्या होगी? गर्म होंगे, उष्ण होंगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु भी कैसी रहेगी? उष्ण रहेगी। फिर मानसूनी, फिर कैसी रहेगी?
मतलब आर्द्र जलवायु रहेगी, उष्ण भी है और आर्द्र जलवायु भी है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश जो है, आर्द्र ऐसे हैं इसलिए यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, आर्द्र रहते हैं, गीले रहते हैं। ये क्षेत्र जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का ये हल्का सा दक्षिण क्षेत्र ले लेते हैं और झालावाड़ का ये पूरा क्षेत्र ले लेते हैं। तो आपको ये यूं का यूं क्वेश्चन पूछा जाता है, एडब्ल्यू जलवायु कहां पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, चित्तौड़गढ़ का दक्षिण क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। यदि एक डब्ल्यू है और एडब्ल्यू है, सीधा सबसे छोटा नाम है ना, तो आप साउथ के अंदर चले जाए, सबसे छोटा क्षेत्र होगा। आगे आता है BSHW, ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। ये पूरे अरावली जो आपका अरावली जो है उसके पश्चिम के जो क्षेत्र है उसके अंदर, पूरे के अंदर क्या मिलती है? कुछ अरावली के पश्चिम के क्षेत्र में, कुछ पूर्व के क्षेत्र में। अरावली का लगभग जो क्षेत्र आता है उसके अंदर आपको मिलेगी BSHW। तो BSHW एक डब्ल्यू है ना, इसमें एक डब्ल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ जो वर्षा है ये 25 से 50 सेंटीमीटर में इन्होंने बांटा है। आगे बोला है BWHW, डब्ल्यू का मतलब वार्म होता है, गर्म होता है। तो इसमें दो डब्ल्यू है, बी के साथ भी है और एच के साथ भी है। ठीक है, तो बी के साथ भी है, एच के साथ भी है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, ये उष्ण जलवायु प्रदेश होगा। ये आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बीकानेर पूरा जिला आएगा इसमें, और तो क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है। ठीक है, BWHW के अंदर बीकानेर का पूरा जिला आ रहा है, उसकी कोई सीमा कटी हुई नहीं है। बाकी सबकी हल्की फुल्की, बाड़मेर की सीमा कट जाती है, जैसलमेर की कट जाती है, गंगानगर की इस टाइप से कट जाती है। आगे आपका जो BWHW जो है वो आपको W के हिसाब से याद करना है कि दो W आ गए तो ज्यादा गर्म हो गया। ये जो आपका जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर है। फिर CWG आ गया, CWG आ गया तो ये आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये मानसूनी प्रदेश है। यहाँ पे मानसूनी क्षेत्र होता है, ये अरावली के पूर्वी भाग का होता है और लगभग मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र होता है इसमें होती है CWG जो है इसके अंदर 50 से लेके 80 सेंटीमीटर तक वर्षा बताई गई है, और इसके अंदर जो वर्षा बताई गई है वो 80 से 150 सेंटीमीटर तक। क्योंकि वर्षा तो इन्होंने माना ही नहीं है, इन्होंने तो वनस्पति और तापमान को ही माना है। तो यहाँ पे कटीली वनस्पति बता दी इन्होंने, यहाँ पे झाड़ियां वगैरह बता दी, पतझड़ बता दिया, यहाँ पे जो आपके जो एवरग्रीन वन होते हैं, सदा हरित वन, वो बता दिए। तो एक बार फिर देख लो, BWHW दो बार डब्ल्यू आ रहे हैं, ज्यादा गर्म में आएगा। BSHW आ रहा है, कम गर्म में आ रहा है। फिर CWG आ रहा है, तो आपका ये जो पूरा क्षेत्र हो गया अरावली के पूर्व का हिस्सा हो गया। फिर AW जो है ये सबसे छोटा है, ये झालावाड़ के अंदर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ठीक है। अगला जो आता है अपना थॉर्नवेट का, पहला आपने टिवार्था का देख लिया था, थॉर्नवेट का आता है। थॉर्नवेट के अंदर क्या आता है आपका? वनस्पति के आधार पे वर्गीकरण किया था, वर्षा की मात्रा के आधार पे और वाष्पीकरण के, इन तीनों को आधार माना था इन्होंने। राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया था तो इसमें तीनों को आधार माना था, तीनों को इन्होंने आधार माना था। इन्होंने तीन आधार माना, वनस्पति, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण को। ठीक है, और इन्होंने कहा कि CAD कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती हो, शीतकाल में वर्षा नहीं होती हो, कम होती हो, सूखा रहता हो, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है। आपको पता है ये जो क्षेत्र है ये CAW के अंदर आएगा। कौन सा आएगा? क्षेत्र का नाम देखें तो अपन क्या क्या देखेंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का निचला हिस्सा, ये झालावाड़। ये वही बात आती है, किसने बांटा? CAW जो वनस्पति है उसके अंदर बांटा थॉर्नवेट ने। ठीक है, आगे बताया है DAW का जो क्षेत्र है वो उच्च ग्रीष्म तापमान, पूरे राजस्थान में तापमान ज्यादा रहता है, वर्षा कम पूरे राजस्थान में कम होती है, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ा जो बताया है वो इस क्षेत्र को DAW क्षेत्र को बताया है। इसके अंदर देख लो आप कितना बड़ा क्षेत्र है। आगे आता है BW है, ये अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है, आधा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और बोल रहा है कि उत्तरी राजस्थान का शीत ऋतु में कुछ वर्षा माउंट वगैरह अच्छी होती है यहाँ पे, और उत्तरी राजस्थान का जो भाग है वो BW के अंदर आएगा। आगे बोल रहा है एड तो आपको पता है पूरा सूखा होता है एड। तो सूखा जो है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, और पश्चिम राजस्थान का जो क्षेत्र है वो एड के अंदर आता है। तो एड जलवायु इसको बताई है, BW जलवायु इसको बताई है, DAW जलवायु इसको बताई है, और CAW जो जलवायु है
वो इसको बताइए किसने, थारनबेट ने। 3 आधार पे इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है, वनस्पति, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण के आधार पे, ठीक है। आगे हम तीसरे नंबर पे देखते हैं टिवार्था का। टिवार्था ने क्या कहा था, वनस्पति का जो वर्गीकरण किया था, वनस्पति का जो वर्गीकरण किया था वो कटिबंधों के आधार पे किया था। वनस्पति इन्होंने बहुत साइंटिफिक वर्गीकरण किया था। इन्होंने एडब्ल्यू बताया कि एडब्ल्यू जो है वो आपकी ये वाली है। एडब्ल्यू किसको बताया है, उष्ण कटिबंधीय है और आर्द्र भी है। आर्द्र है, गर्म है, तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा के पास वाला, ये क्या होगा, उष्ण कटिबंध में गर्म भी होगा और आर्द्र, यहाँ पे बरसात खूब सारी होती है तो आर्द्र भी होगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का हिस्सा भी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, एडब्ल्यू वनस्पति हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि बीएसएच जो है उसको उष्ण बोला है, अर्ध उष्ण बोला है, या स्टेपी टाइप की। स्टेपी कहां पे होती है, यूरेशिया में होती है। यूरेशिया, एशिया और यूरोप का जो मिलता जुलता एरिया है उसके अंदर यूरेशिया स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। तो ये पश्चिम और उत्तरी राजस्थान जो है आपका पूरा तो पश्चिम का हो गया और उत्तर का राजस्थान हो गया। तो इसके अंदर कौन सी मिलेगी आपकी, बीएसएच वनस्पति। सबसे ज्यादा वनस्पति कौन सी है, बीएसएच वनस्पति को उन्होंने बांटा है। तीसरी उन्होंने बताया है कि बीडब्ल्यूएच, तो डब्ल्यू का मतलब आते ही क्या हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बीडब्ल्यूएच के अंदर कौन सी आ जाएगी आपकी, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, जो जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर का थोड़ा सा ये हल्का सा हिस्सा लग जाता है और जैसलमेर का हिस्सा इसमें आ जाता है। सीएडब्ल्यू के अंदर क्या होता है, ये अर्ध शुष्क होता है और आर्द्र क्षेत्र जो पूर्वी राजस्थान का, तो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क है। आप तीनों के मैप बना के बहुत इसको पास में रखोगे तो 1 सेकंड के अंदर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश, राज्य का कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु के अंदर हम लेते हैं पहली चोट शुष्क मैदानी प्रदेश या पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश। ये जो क्षेत्र है शुष्क मैदानी प्रदेश मान लो या इसको पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश मान लो। ये कहां पे पड़ता है आपका, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, आगे जाके बीकानेर में है और फिर ये चूरू के अंदर है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर ये आपका है। वर्षा जो है यहाँ पे 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। इसके प्रशिक्षण के अंदर जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि शुष्क मैदानी या पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश का प्रशिक्षण के अंदर कहां पे है, फसल प्रशिक्षण, कृषि प्रशिक्षण के अंदर। तो पहला रामपुरा जोधपुर के पहला कहां पे आपका, रामपुरा जोधपुर के अंदर। दूसरा कहां पे आपका, लोनकरनसर बीकानेर के अंदर। यहाँ पे ज्यादातर मुख्यतः गंवार, बाजरा और मोठ की जो फसल होती है वो मुख्य तौर पे ज्वार, बाजरा, मोठ की फसलें होते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका सिंचित मैदानी क्षेत्र आता है। सिंचित किससे, नहरों से, ठीक है, नहरों से सिंचित उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये जो उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश है इसको क्या बोलेंगे, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है और ये जो आपका सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ये कृषि जलवायु प्रदेश में बांट रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। सबसे अधिक उत्पादकता आपको पता है यहीं पे गंगानगर को अन्न भंडार कहा जाता है। वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र का जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र है, जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र जो होता है वो कहां पे है, श्रीकरणपुर। श्रीकरणपुर कहां पड़ता है आपका, गंगानगर में। गंगानगर जो है उसके अंदर श्रीकरणपुर पड़ता है, वो इस क्षेत्र का कृषि प्रशिक्षण केंद्र है। चावल, गन्ना, किन्नू, मौसमी, माल्टा, चना और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। तीसरा जो कृषि प्रदेश है वो अंतःस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र है और अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश है। इसके अंदर अपना शेखावाटी क्षेत्र आता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का कुछ क्षेत्र आता है। वर्षा जो है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र का जो कृषि परीक्षण केंद्र है वो आबूसर के अंदर है, हमारे झुंझुनू के अंदर है, आबूसर के अंदर, ठीक है। आबूसर जो है जवार है, बाजरा है, आलू है, ये इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा होती है। आगे आता है लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। जो लूणी नदी जो बहती है उसका अंतर्वर्ती, जिसके अंदर पाली आ गया, आपका पाली आ गया, फिर जालोर आ गया, थोड़ा सा जोधपुर का क्षेत्र आ गया हल्का सा, फिर ये बाड़मेर का हल्का सा हिस्सा आ गया, फिर ये सिरोही का हिस्सा आ गया। तो इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश इसको बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं। पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही,
में है और वर्षा जो है ये 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका कृषि परीक्षण केंद्र जो है वो सुमेरपुर के अंदर है, पाली के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहंदी सोजत की है, मिर्च है, बाजरा है, नींबू है, बैंगन है और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, अगला जो आता है आपका कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आता है अर्ध शुष्क उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अर्ध शुष्क उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके अंदर वर्षा जयपुर है, अजमेर है, टोंक और राजसमंद है। जयपुर है, यहां से जयपुर ले लो, अजमेर ले लो, टोंक ले लो और राजसमंद आ जाएगा। तो जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, टोंक आ गया और राजसमंद जो आ गया। इसके अंदर आगे वर्षा जो होती है 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कृषि परीक्षण केंद्र जो है यहाँ का तबीजी है, अजमेर के अंदर। तबीजी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। मटर, पपीता, नींबू, अमरूद और बाजरा यहाँ पे ज्यादा होता है। आगे आता है बाह्य संभावना वाला जो क्षेत्र है वो आता है उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर ये हिस्सा हो गया और पूर्वी जलवायु प्रदेश आ गया। इसमें आपका भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा का ये जो क्षेत्र है, कोटा तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश आ जाएगा। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। कृषि परीक्षण केंद्र जो है वो मलिकापुर है, भरतपुर की मलिकापुर में है। सरसों का कहां पे है? सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये भी आपका सेवर के अंदर भरतपुर में है। कहां पे है? सेवर, भरतपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सेवर, भरतपुर में है। टमाटर है, मसूर है, गेहूं, बैंगन, अमरूद यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मलिकापुर भरतपुर के अंदर कौन सा है? उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धशुष्क उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश का कहां पे है, तो ये आपको ज्यादा पूछा जाता है तबीजी अजमेर का। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना 7वें नंबर का है वो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय प्रदेश के इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। इसमें आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही आ गए। ये जो क्षेत्र है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही आगे। वर्षा यहाँ पे 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। ध्यान ये रखना है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पूछते ही कृषि प्रशिक्षण केंद्र आपको सीधा चित्तौड़गढ़ मारना है। क्या मारना है? चित्तौड़गढ़ मारना है। यहाँ पे अफीम और तंबाकू की खेती आपको पता ही ज्यादा होती है। आगे आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो कृषि जलवायु प्रदेश है, इसमें आ गया आपका कोटा, बूंदी, बारह, जो ये वाला जो क्षेत्र आ गया वो ये वाला सारा क्षेत्र आ गया आपका, उधर वाला जो किसके अंदर चारों जिले आ गए आपके, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा संभाग पूरा आ गया। वर्षा यहाँ पे 65 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसका कृषि परीक्षण केंद्र की बात आएगी तो छतरपुर, बूंदी में है, न कि कोटा में। बहुत बार पूछा जाता है कि जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश जो है उसका कौन सी जगह जो आपका कृषि परीक्षण केंद्र है, तो वो पूछ लिया जाता है संभाग जिलों का नाम देके। कभी कभी इनका डायरेक्ट नाम भी दे देते हैं, तो वो कहां पे? छतरपुर, बूंदी में। यहाँ पे चावल मिलेंगे, खट्टे रसदार फल मिलेंगे, कपास मिलेगी और मूंगफली मिलेगी। ठीक है, अपना जो अंतिम है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश की जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश है ये अपने। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र बच गया इसके अंदर है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में इसका जो कृषि परीक्षण केंद्र जो है वो आपका उदयपुर के अंदर है। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु और उसके साथ साथ कृषि जलवायु प्रदेश बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश यही है कि आपको जितना शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट मिले, हमने पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर डाल दिया है। और पूरा बहुत काफी बड़ा, आप जानते हो कि राजस्थान की जलवायु का जो पूरा टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है। तो उसको आप यदि बहुत ठंडे माइंड से इसको नोट्स बना के खुद से तैयार करोगे तो काफी इजी टॉपिक है। ये जो है अपना तैयार होगा वो भारत और विश्व की जलवायु को एक बार ग्लोब को पूरा देख लेते हो तो उसके बाद ही बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यदि वीडियो को पूरा देखा करो हर वीडियो को, और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। ठीक है।